वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं डिबेंचर्स को पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, एंड डिस्काउंट की फर्दर एंट्रीज क्या है। सो बेसिकली जो डिबेंचर इशू करने का प्रोसीजर होता है कंपनी का, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इस दौरान भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उस प्रोस्पेक्टस में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है डिबेंचर्स से रिलेटेड। ओके, और इस केस में भी एप्लीकेशन मनी जो कंपनी के पास मिलता है डिबेंचर्स पे, उसकी जर्नल एंट्री होती है, अलॉटमेंट की भी जर्नल एंट्री होती है, और फिर फाइनली जो पैसा बचा हुआ होता है उसको कितने इंस्टॉलमेंट्स पे कंपनी को कलेक्ट करना है, फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड कॉल पे, तो अकॉर्डिंगली दी एंट्रीज आर मेड। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे भी जो जर्नल एंट्रीज होती हैं, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दी जर्नल एंट्रीज जो कि हमने इशू ऑफ शेयर्स में डिस्कस करी थी। चाहे वो एप्लीकेशन की एंट्री हो, चाहे वो अलॉटमेंट की हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल की हो, सेकेंड कॉल की हो, सारी एंट्रीज एज इट इज होंगी। द ओनली डिफरेंस इज कि जहां हम शेयर वर्ड मेंशन कर रहे थे, शेयर कैपिटल वर्ड मेंशन कर रहे थे, वहां पे अब हम डिबेंचर्स लिखेंगे, डिबेंचर वर्ड मेंशन करेंगे और वो डिबेंचर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है वो लिखेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन है साइलेंट अबाउट, नाउ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, तो सिंपल एंट्रीज होंगी। अगर प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एंड द क्वेश्चन है साइलेंट अबाउट कि किस स्टेज पे प्रीमियम कलेक्ट हो रहा है, वी विल अज्यूम के अलॉटमेंट पे हो रहा है। अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं एंड क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट, सो वी विल अगेन अज्यूम कि डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे ही कलेक्ट, डिस्काउंट का अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? सो बेसिकली जल्दी से हम देख लेते हैं कि अगर डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, देखिए पार, डिबेंचर्स आर इशूड एट पार की एंट्री सिंपल है और वैसे ही होंगी जैसे शेयर्स की होती थी। हम ये दो कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं व्हेन दे आर इशूड एट प्रीमियम। नाउ सी, अलॉटमेंट पे हमने अज्यूम करा कि अलॉटमेंट में प्रीमियम करेक्ट हुआ, तो बेसिकली जो शेयर के कंडीशन में जो एंट्रीज होती थी वही होंगी। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे हम प्रीमियम का अमाउंट शो कर देंगे, यहाँ पे डिबेंचर्स जितने की कंपनी ने इशू करे थे और टोटल अमाउंट हम अलॉटमेंट में डाल देंगे। सो बेसिकली आपने नोटिस किया होगा कि जो डिफरेंस है वो ये है। यहाँ पे हम शेयर अलॉटमेंट लिखते थे अभी तक, अब लिखेंगे 8% डिबेंचर्स, ऐसे ही 8% डिबेंचर यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस डिबेंचर्स में जर्नल एंट्री को लेके नहीं है। सो ये चीज आपके लिए आसान हो गई। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अगेन डिस्काउंट कैपिटल लॉस होता है कंपनी के लिए। सो और अगर डिस्काउंट अलॉटमेंट पे कंपनी दे रही है, सो 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखेंगे अब हम, अकाउंट डेबिटेड टू 15% डिबेंचर्स। शेयर को रिप्लेस करके हमने डिबेंचर्स लिख दिया। सपोज यहाँ पे आपका ₹5 इज द डिस्काउंट, 95 टोटल अमाउंट है, तो हम इसको 100 करके यहाँ शो करेंगे। नाउ अब आपको ये ध्यान रखना है कि अर्लियर एज आई टोल्ड यू कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हुआ या इशू ऑफ डिबेंचर्स हुआ, कैपिटल लॉस होता है कंपनी के लिए। सो बेसिकली हमें उसको राइट ऑफ करना होता है उसी ईयर में जिस ईयर में कंपनी ने डिस्काउंट डिबेंचर्स पे दिया होता है। सो बेसिकली व्हेन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स इज रिटन ऑफ, अब हमने शेयर्स में जो चीज डिस्कस की थी वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि अगर हम डिस्काउंट जो कि एक तरीके का कैपिटल लॉस है, अगर उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो इट इज प्राइमरली रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन में दिया रहेगा हम वही करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है, तो सिंपल एंट्री बनेगी हमारी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिया है, कैपिटल रिजर्व मेंशन कर रखा है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और ये दोनों नहीं दिए हैं तो ये दे सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो द एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर्स। सो बेसिकली आपको प्रीमियम की और डिस्काउंट की ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है छोटी मोटी। एंड आई होप सो अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स बहुत अच्छे से आ गया है, कंसेप्ट्स एंड फंडास क्लियर हैं, तो आपको डिबेंचर वाली जर्नल एंट्रीज में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड एक और चीज, डिबेंचर्स में भी प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, तो इससे आप नहीं बच सकते। आपने शेयर्स में बहुत हमने डिटेल में देखा व्हाट इज प्रोराटा और किस कंडीशंस में प्रोराटा होता है। ऐसे ही डिबेंचर्स को कंपनी प्रोराटा के तरीके से अलॉट कर सकती है। तो इस केस में भी जो एप्लीकेशन में प्रोराटा के दौरान एडजस्टमेंट होता था, डिबेंचर्स के केस में भी हम एप्लीकेशन के दौरान ही प्रोराटा का एडजस्टमेंट करेंगे। एवरीथिंग विल बी द सेम, ओनली द वर्ड्स विल बी डिफरेंटली यूज्ड। वहाँ शेयर्स कर रहे थे, यहाँ हम डिबेंचर्स लिखेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, जो कि है इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड कोलैटरल सिक्योरिटी। सो बेसिकली अगर कोलैटरल सिक्योरिटी का हम मीनिंग समझें तो इट मीन्स कि जो भी प्राइमरी सिक्योरिटी कंपनी ने रखी है उसके बियॉन्ड अगर किसी और तरीके की सिक्योरिटी कंपनी रखना चाह रही है बैंक को या देना चाह रही है बैंक को, तो उसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी कंपनी बैंक को रखती है या उस पार्टी को जिससे लोन लेती है उसको हम कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। नाउ देयर आर टू कंडीशंस जो आपको ध्यान में रखने की है कि अगर मैंने कोई कोलैटरल सिक्योरिटी आपको रखवाई है और उसके बदले में मैंने आपको डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स पे मैं लायबल नहीं हूं कि मैं आपको इंटरेस्ट पे करूं, या आपके पास भी ये पावर नहीं है कि उन कोलैटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर्स पे आप मुझसे इंटरेस्ट मांगे। ये तो क्लियर हो गया। तो जो भी प्राइमरी सिक्योरिटी होगी और उसके अगेंस्ट मैंने जो भी डिबेंचर्स आपको इशू कर रखे होंगे, सिर्फ उसी पे मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगी। अदरवाइज कोलैटरल सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट पे करने का आई एम नॉट एलिजिबल। क्लियर। और सेकेंड ये इंपॉर्टेंट चीज होगी कि जब रीपेमेंट की बात आती है, जब हम लोन या कंपनी रीपेमेंट करती है लोन का, तो बैंक के पास ये ऑप्शन होता है कि सबसे पहले वो प्राइमरी सिक्योरिटी को कंसिडर करे। प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचकर ही वो अपना पैसा रियलाइज कर सकता है। क्लियर। उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट रिमेनिंग है उसका लोन का, जो कि उसे पूरा वो नहीं कर पा रहा है आफ्टर सेलिंग ऑफ द प्राइमरी सिक्योरिटी ऑल्सो, देन ही हैज द ऑप्शन कि मैंने जो कोलैटरल सिक्योरिटी या जो सेकेंडरी सब्सिडरी सिक्योरिटी उसके पास रखवाई है, वो फिर उसके पास पावर है, ही इज एलिजिबल कि वो उसको सेल ऑफ करके अपने लोन का जो पूरा अमाउंट है वो ले सके। सो बेसिकली जब हम कोलैटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये दो कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। सो दो तरीके से इस कोलैटरल सिक्योरिटी की अकाउंटिंग होती है। अगर कंपनी ने डिसाइड करा कि कोलैटरल सिक्योरिटी पे हमें कोई एंट्रीज या कोई एडजस्टमेंट शो नहीं करना, तो इन दैट केस हम सिर्फ लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में अंडर द हेडिंग इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स और उसके अंडर जो हेडिंग आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें सिर्फ हम डिबेंचर्स का अमाउंट दिखाएंगे और बैंक लोन का अमाउंट दिखाएंगे और ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिखेंगे कि दिस इज अगेंस्ट द कोलैटरल security of suppose say 5 lakh or 10 lakh whatever is the amount given in the question। तो कंडीशन 1 तो ये हो गई कि अगर कंपनी ने डिसाइड करा कि हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं करेंगे, तो आपको इसे लायबिलिटी साइड ब्रैकेट्स में डिबेंचर्स के सामने और लोन के सामने शो करना है। क्लियर। तो उस केस में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ जो लोन आपने लिया है बैंक से उसकी बनेगी। सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। सपोज 50 lakhs का लिया तो हम सिर्फ 50 lakhs यहाँ दिखा देंगे, सिर्फ एक एंट्री बनेगी। क्लियर। उस केस में जब कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कोलैटरल सिक्योरिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं करना, और इसके बाद इस एंट्री के बाद हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे अंडर दी इन द ब्रैकेट्स डिबेंचर्स और बैंक लोन के सामने। क्लियर।
और सेकंड कंडीशन ये होगी जब कंपनी को कोलैटरल सिक्योरिटी शो करनी है तो उस केस में पहली एंट्री तो यही होगी बैंक लोन की, कि कितने का आपने बैंक से लोन लिया। ठीक है, और दूसरी इसकी क्या होगी, अब क्योंकि हमें कोलैटरल सिक्योरिटी भी मेंशन करनी है कि कितने का है, कितने की सिक्योरिटी हमने रखवाई, सो दैट विल गो टू डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी क्वेश्चन में दिया हो 8%, 10%, 12%, तो हम ये लिख देंगे। और इसके बाद बैलेंस शीट में ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें हम जो डिबेंचर्स का अमाउंट शो करेंगे कि कंपनी ने फाइनल जितने डिबेंचर्स इशू करे उसमें से हम कोलैटरल सिक्योरिटी का जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट, कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जितने डिबेंचर्स इशू करे वो अमाउंट हम टोटल डिबेंचर्स में से डिडक्ट कर देंगे। तो फाइनल जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट प्लस फाइनल बैंक लोन की जो अमाउंट हम लायबिलिटीज में लिखेंगे तो वही दो शो करेंगे। क्लियर? तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंडीशन 1 में तो हम सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करेंगे एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में उसका एज सच कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ द कंडीशन जब कंपनी इसको कंसिडर कर रही है कोलैटरल सिक्योरिटी को, उस केस में एक्स्ट्रा एक जर्नल एंट्री ये आएगी और इसका जो अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में डिबेंचर्स से डिडक्ट हो जाएगा। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको कुछ बेसिक आइडिया लगा होगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, कैसी जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, क्या कोलैटरल सिक्योरिटीज होती है, इसके क्या जर्नल एंट्रीज हैं, क्या ट्रीटमेंट है, ऑल दिस। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसे ओपनली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि इसको हम और अच्छे तरीके से डिस्कस करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब इट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।